Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 2 of Indian banking system. In this session, we will be talking about growth of banking in India. Now, various topics to be covered in this session are introduction, evolution of Indian banks, current Indian banking scenario, growth drivers of Indian banking system, Porter's five force model, problems in Indian banking sector, and effect of new technologies on banks. So now let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन. जो बैंकिंग है इंडिया में वो बहुत लंबी एक जर्नी के बाद आज एक फाइनल स्टेज पे आ पाई है, जो हम आज बैंकिंग को नॉर्मल फॉर्म में देखते हैं. बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ अचीव्ड अ न्यू हाइट विद द चेंजिंग टाइम्स. जैसे जैसे टाइम चेंज होते गए इंडियन बैंकिंग का जो सिनेरियो है वो भी बिल्कुल चेंज हो गया. द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन द वर्किंग स्टाइल ऑफ द बैंक्स. जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजीज पिक्चर में आई उसी तरीके से बैंक्स का जो फिलॉसफी था काम करने का, जो स्टाइल था काम करने का, वो भी चेंज हो गया. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पहले अगर बैंक में एक चेक डिपॉजिट करते थे, इट यूज टू टेक लाइक 4 to 5 वर्किंग डेज, बट नाउ इट कैन बी क्रेडिटेड इन द नेक्स्ट वर्किंग डे. सो दिस इज बेसिकली द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग सेक्टर. The fundamental aspect of banking, that is the trust and confidence of the people on the institution, remains the same. जितने भी एडवेंट हो गए टेक्नोलॉजीज़ की, जितनी भी एडवांसमेंट्स हो गई टेक्नोलॉजी की बैंक में, स्टिल जो मेन आस्पेक्ट था बैंकिंग का, जो मेन फोकस था, वो था ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस. जो लोगों को बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में था वो आज भी वैसे का वैसा ही है. द मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स आर स्टिल सक्सेसफुल in keeping with the confidence of the shareholders as well as the other stakeholders. जितने बैंक्स हैं आज भी दे आर वेरी सक्सेसफुल इन कीपिंग दी कॉन्फिडेंस. जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस, या फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स हों. स्टेक होल्डर्स आर बेसिकली ऑल दोज पर्सनस जिनका किसी ना किसी तरीके से कोई एक कंसर्न है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से. उन्हें किसी भी चीज़ से अगर फ़र्क पड़ता है उस पर्टिकुलर कंसर्न की, दोज पीपल आर बेसिकली द स्टेक होल्डर्स. हाउएवर, विद द चेंजिंग डायनामिक ऑफ बैंकिंग बिजनेस ब्रिंग्स न्यू काइंड ऑफ रिस्क एक्सपोजर्स. जैसे जैसे नए डायनामिक्स आ रहे हैं बिजनेस में, बैंकिंग बिजनेस में स्पेशली, उससे जो रिस्क एक्सपोजर है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है. नाउ द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन बैंक्स. इंडियन बैंक्स फाइनली कैसे इवॉल्व हुए. नाउ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, दो वेरी कंजर्वेटिव, was established in 1786. So इंडिया का जो पहला बैंक था it came into the picture in 1786. 1786 से लेकर आज तक इंडियन बैंकिंग का जो पूरा जर्नी रहा है वो डिफरेंट 3 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट फेज वॉज फ्रॉम 1786 to 1969. देन फेज सेकेंड, जब नेशनलाइजेशन होने लग गया सब बैंक्स का, विच वॉज प्रायर टू 1991, बिकॉज 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी केम इन टू द पिक्चर. और फेज 3 शुरू होता है आफ्टर 1991, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई थी. सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सारे फेजेस को डिटेल में, सो दैट वी कैन नो एग्जैक्टली कैसे डिफरेंट फेजेस से होके इंडियन बैंक्स इवॉल्व हुए. So the General Bank of India was set up in the year 1786. So जो पहला बैंक था इंडिया का, that was the General Bank of India, जो 1786 में इस्टेब्लिश किया गया था. उसके बाद बैंक ऑफ हिंदुस्तान एंड बंगाल बैंक, both of these bank were established. Later on East Indian Company ने एक बैंक इस्टेब्लिश किया, that was Bank of Bengal in 1809. बैंक ऑफ बॉम्बे आया 1840 में एंड बैंक ऑफ मेड्रास 1843 में. ऑल ऑफ दीज वर द इंडिपेंडेंट यूनिट्स और इनको हम प्रेसिडेंसी बैंक्स भी बोलते थे. नाउ दीज 3 बैंक्स वर अमालगमेटेड इन 1920 एंड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश. सो 1920 में जितने भी ये 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, इन सबको कंबाइन कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया टू फॉर्म अ सिंगल बैंक विच वॉज इंपीरियल बैंक. इट वॉज बेसिकली अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक, जिसमें मेजॉरिटी जो शेयर्स थे वो यूरोपियन लोगों के थे. Then in 1865, Allahabad Bank was established and first time exclusively by Indians. Punjab National Bank Limited was set up in 1894 with headquarters at Lahore. So in 1865 Allahabad Bank आया और 1894 में पंजाब नेशनल बैंक
इस्टेब्लिश हुआ, जिनका हेड क्वार्टर लाहौर में था। नाउ बिटवीन 1906 एंड 1913 बहुत सारे बैंक्स इस्टेब्लिश हो गए। सम ऑफ देम आर बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ मैसूर. Then Reserve Bank of India came into the picture. Reserve Bank of India established हुआ 1935 में. Reserve Bank of India is basically the regulatory body of Indian banks. RBI Act 1932 के under Reserve Bank of India was formed. Now during the first phase, the growth was very slow and bank also experienced periodic failures between 1913 and 1948. So basically जब इनिशियल स्टेज था किसी भी इंडस्ट्री की तरह, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी इनिशियल फेजेस में बहुत डाउनवर्ड स्लोप थी. एक्सपीरियंस जो था लोगों का इतना अच्छा नहीं रहा था. बहुत सारे फेलियर्स थे बिटवीन 1913 टू 1948. देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 1100 बैंक्स, मोस्टली दी स्मॉल. सो नंबर ऑफ बैंक्स वर लार्ज, बट जो उनका शेयर था या फिर उनका जो टोटल प्रॉफिट था वो बहुत नेग्लिजिबल था. Then, to streamline the functioning and activities of a commercial bank, the Government of India came up with the Banking Companies Act 1949, which was later changed to Banking Regulation Act 1949 as per Amended Act of 1965. So basically इन सारी बैंकिंग कंपनीज पे एक चेक रखने के लिए, एक रेगुलेशन के लिए, रिजर्व एक प्रॉपर एक चेक हो सके कि कौन सी एक्टिविटीज़ बैंकिंग कंपनीज में ठीक हो रही हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग कंपनीज एक्ट BCA was established in 1949. Later on बैंकिंग कंपनीज एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया विद बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949. Then Reserve Bank of India was vested with extensive powers for supervision of banking in India as the central bank authority. जैसे भी हमने लास्ट स्लाइड पर डिस्कस किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी. इट बेसिकली regulates the function of Indian banking. So इतनी extensive powers RBI को दे दी गई थी जिससे they can regulate the Indian banking scenario. Then during those days public has lesser confidence in the banks. As an aftermath, deposit mobilization was very slow. Now उस टाइम इनिशियली लोगों को जो कॉन्फिडेंस था बैंक्स में वो इतना ज़्यादा नहीं था, उनको वो ट्रस्ट नहीं था जिसके बेसिस पे वो अपने फंड्स बैंक को दे सकें. नाउ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन वॉज स्लो. व्हाट इज़ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन? एक पर्टिकुलर जो बैंक है उसका ये मेन कंसर्न होता है कि वो सारे लोग जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं उनको वो बैंक में जमा करते हैं, एंड प्लस वो सारे लोग जिनके पास डेफिसिट है फंड्स का वो उन बैंक से लोन्स लेते हैं. Meanwhile, interest चार्ज करता है बैंक, which is the source of income for a bank. So in a way, deposits are more or less funds. So deposit जो है mobilize हो रहे हैं from the persons who are having surplus. They are mobilizing their funds to the bank. Bank again, it is mobilizing the funds to all those persons who are in need of the funds. So basically, this is called deposit mobilization. So deposit mobilization बहुत slow था initial phases में. Abreast of it, the savings bank facility provided by the postal department was comparatively safer. लोगों को जो आज भी जैसे हम पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो उस टाइम पे भी थे. सो लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट उस टाइम पोस्टल डिपार्टमेंट्स में था. दे कंसिडर इट एज अ मोर सेफर ऑप्शन. मोर ओवर फंड्स जो लोग थे वो ट्रेडर्स को भी देना उस टाइम प्रेफर करते थे. Then slowly came the phase 2. Now government took major steps in Indian banking sector reform after independence. Once our country got independent, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए जिससे इंडियन बैंकिंग सेक्टर में डिफरेंट रिफॉर्म्स आ सके. इन 1955 इट नेशनलाइज्ड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया विद एक्सटेंसिव बैंकिंग फैसिलिटीज़ ऑन अ लार्ज स्केल स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज. जिससे हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि 3 डिफरेंट बैंक्स को अमलगामेट करके इंपीरियल बैंक बना दिया गया था. सो इन 1955 इस इंपीरियल बैंक को एक्सटेंसिव बैंकिंग फैसिलिटीज़ दे दी गई लार्ज स्केल पे सो दैट इट कैन ऑपरेट एफिशिएंटली इन रूरल एरियाज इन एंड एज वेल एज इन सेमी अर्बन areas. It formed State Bank of India to act as the principal agent of RBI. Now RBI के लिए possible नहीं है कि all over India they can keep a check of the banking regulation. So RBI के अंडर एक नया बैंक को बनाया गया that was basically State Bank of India. जिससे जितनी transactions अगर गवर्नमेंट
की होनी है, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज सारी ट्रांजेक्शन्स आरबीआई के थ्रू नहीं हो सकती थी, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी ट्रांजेक्शन एसबीआई से भी हो सकती थी. 7 banks forming subsidiary of State Bank of India was nationalized in 1960 on 19th July 1969. So basically जितने different 7 subsidiaries थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उन सबको नेशनलाइज कर दिया गया. ये उस टाइम इंदिरा गांधी हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट टाइम, उन्हीं का मेन एफर्ट था जिनकी वजह से वो सारे बैंक नेशनलाइज्ड हो सके. सो एट दैट टाइम 14 in all major commercial banks were nationalized. Now the second phase of nationalization of Indian banking sector reform was carried out in 1980 with 7 more banks. So apart from all these banks, 7 और banks को nationalize करा गया in 1980. Now due to all these nationalization, 80% of the banking segment in India came under the government ownership. Now given below some of the steps जो गवर्नमेंट ने उस टाइम यूज़ किए टू रेगुलेट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इन दी कंट्री. ऐसे 1949 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट लॉन्च किया, इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. Then in 1955, nationalization of State Bank of India took place. In 1959, nationalization of SBI subsidiaries were there. In 1961, insurance cover extended to deposit. Then in 1969, nationalization of 14 major banks were done. In 1971, creation of Credit Guarantee Corporation was done. Then in 1975, creation of RRB, that is basically regional rural banks, came into the picture. In 1980, nationalization of 7 banks with deposits of over more than 200 crores were taken place. Then after the nationalization of the banks, the branches of the public sector bank, India rose to approximately 800% in deposits and advances took a huge jump by 11,000%. So basically nationalization होते ही लोगों का ट्रस्ट जो था बैंक में वो ज़्यादा होने लग गया, जिससे जो डिपॉजिट थे वो 800% ज़्यादा हो गए और एडवांसेस 11,000% ज़्यादा हो गए थे. Banking in the sunshine of the government ownership gave the public implicit faith and immense confidence about the sustainability of these institutions. So finally, जब और बैंक्स में इतना ट्रस्ट लोगों का बढ़ रहा था, इतना अच्छा आउट परफॉर्म बैंक कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बैंक सो दैट दे कैन डिपॉजिट देयर फंड्स इन बैंक्स. Then came the phase 3. Now this phase has introduced many more products and facilities in the banking sector in its reform मेजर. जैसे ही 1991 में एलपीजी आई, एलपीजी बेसिकली स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके 3 डिफरेंट पिलर्स थे which is called LPG. So in 1991 में new economic policy came into the picture under the chairmanship of M. Narasimham. A committee was basically formed by his name only, जिन्होंने बैंक की लिबरलाइजेशन पे काम करने के लिए कमेटी बनाई थी. The country is flooded with foreign banks and their ATM stations. Basically जब इकोनॉमिक पॉलिसी आई, so the 3 pillars were liberalization, privatization and globalization. Now globalization basically means कि foreign companies आपके country में आके operate कर सकती थी and bank was not an exception in that case. Foreign banks भी इंडिया में आने लग गए थे. इंडिया was flooded with n number of foreign banks और ATM stations भी बहुत ज़्यादा implement कर दिए गए. Now efforts are being put to give a satisfactory service to the customers. इतने सारे efforts बैंक लेने लग गए थे जिससे वो एक satisfactory services customers को दे सके. फ़ोन बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस सेशन ओनली. फ़ोन बैंकिंग जैसे अगर आप आज कस्टमर केयर पर 24/7 असिस्टेंस आपको मिलती है, यू कैन एनी टाइम कॉल योर बैंक, दिस इज़ बेसिकली दी फ़ोन बैंकिंग. या फिर नेट बैंकिंग, जब इंटरनेट के थ्रू आप अपने ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं, यू कैन ट्रांसफ़र द फंड्स, यू कैन पे डिफरेंट बिल्स, दिस इज़ ऑल इज़ नेट बैंकिंग. तो नेट बैंकिंग और फ़ोन बैंकिंग इस फेज़ में ही लॉन्च हुई. द एंटायर सिस्टम became more convenient and swift. बहुत ईजी हो गया था बैंकिंग सिस्टम में ऑपरेट करना. टाइम इज़ गिवन मोर इम्पॉर्टेंस देन मनी. टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लग गई थी एज़ कम्पेयर टू मनी. वाई? बिकॉज कस्टमर्स वर बेसिकली बॉर्डर्ड कि कितनी जल्दी ऑपरेशंस बैंकिंग के वो कर सकते हैं, बैंक कितनी जल्दी उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, रादर देन कि कितनी सर्विसेज चार्ज की जाती है उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए. The financial system of India has shown a great deal of resilience
It is sheltered from any crisis triggered by external macroeconomic shock as other East Asian countries suffered. Basically जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या इंडस्ट्री की बात करते हैं, it is also exposed to internal as well as the external variables. नाउ अगर हम एक बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें, जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स थे उनका बहुत बुरा इम्पैक्ट रहा था ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, बट इंडिया वॉज फॉर्चुनेट इनफ जिसकी वजह से एक इतना स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम इंडिया का डेवलप हो चुका था कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा. दिस इज़ ऑल ड्यू टू अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजिम. फॉरेन रिजर्व्स आर high, the capital account is not yet fully convertible, and banks and their customers have limited foreign exchange exposures. Now, there was one report given by IBA FICCI BCG report titled Being 5-Star in Productivity Roadmap for Excellence in Indian Banking. So, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया का जो ग्रॉस जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, it will grow and make the Indian banking industry the third largest in the world by 2025. So basically 2025 तक इंडिया का जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, it will become the third largest in the entire world. According to this report, the domestic banking industry is set for an exponential growth in coming years, with its assets size poised to touch USD 28,500 billion by the turn of 2025. So basically 2025 तक जो इंडिया के एसेट्स हैं, इट विल बी नियर अबाउट 28,500 बिलियन USDs. देन दी इफ़ यू कैन सी दिस पिक्चर, इसमें एक्स एक्सिस में इज़ द टाइम होराइजन एंड ऑन द वाई एक्सिस वी हैव द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक्स. सो यू कैन सी how the performance of the bank is being increasing with the years. So this shows कि बहुत एक constant growth रही है Indian banking की. This picture is basically depicting the 10 years performance of Indian banks. Now ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडियन बैंकिंग जो है इतने लार्ज पेस पे ग्रो कर रहा है? व्हाट आर द वेरियस ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम? सो फर्स्ट इज़ हाई ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी. जो ग्रोथ रेट है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा है. द ग्रोथ ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ क्लोजली लिंक्ड विद द ग्रोथ ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी. इकोनॉमी ओवरऑल किस तरीके से ग्रो करती है, बैंकिंग की ग्रोथ भी उस पर ही डिपेंड करती है. इंडिया को बहुत यूजली कहा जाता है इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द world, and it is still in the path of growing economy. Now this will be backed by the stellar growth in infrastructure, industry, services and agriculture. इंडिया में इतनी सारी डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही है. फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ है, सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जाती हैं, या फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करें. इन एवरी आस्पेक्ट इंडिया इज़ ग्रोइंग. तो फाइनली जो कॉरपोरेट क्रेडिट है वो भी ग्रो करेगा इकोनॉमी में, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बैंक को टू लेंड टू द रिक्वायरमेंट्स इन द फ्यूचर. अगर कॉरपोरेट्स इसी तरीके से एक्सपैंड करते जाएंगे, दे विल बी रिक्वायरिंग फंड्स जिससे अपने ऑपरेशंस वो और ब्रॉडन कर सके, अपने स्कोप को बढ़ा सके. उस स्कोप को बढ़ाने के लिए उन्हें फंड्स की ज़रूरत होगी. सो इन दैट केस बैंक कैन लेंड टू दीज कॉरपोरेट्स. Then rising per capita income. Now the rising per capita income will drive the growth of retail credit. Indians have a conservative outlook towards credit except for housing and other necessities. Indians usually credit लेने से बहुत ज़्यादा they prefer not to take credit apart from the credit which is taken for housing. अगर house loan की बात हो, still they are bit open to it, otherwise they are very conservative. However, with the increase in disposable income and increased exposure to the range of products, now we have n number of products available in the market. आजकल जैसे if you go to buy a television, you will get LCD, LED, n number of options will be there. Now if you are not having that much funds in your account, maybe you will use your credit card. Now credit card is nothing but a facility given by a bank to you, for which bank will charge some interest from you. This is basically the result of increased per capita income. A study of the customer profiles of different types of banks reveals that foreign and private bank share of younger customer is over 60%, whereas public banks have only 32% customers under the age of 40. So जो majority customers हैं in case of private banks या foreign banks, वो majority young customers हैं. Now they have the tendency of spending more rather than saving. So once they will be spending more, they will be requiring some sort of credit from the banks, and this is the good opportunity for bank.
Private banks has also have much higher share of the more profitable mass affluent segments. जो बिल्कुल टॉप नॉच लेवल है सोसाइटी का, जो टॉप नॉच लोग हैं सोसाइटी के, प्राइवेट बैंक्स में उन लोगों का भी काफ़ी अच्छा शेयर होता है, जिससे प्राइवेट बैंक बहुत इजीली ग्रो कर सकता है. देन द न्यू चैनल, मोबाइल बैंकिंग इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट चैनल फॉर बैंकिंग आफ्टर ATMs. सो बेसिकली बैंकिंग जो है, बैंकिंग सिस्टम नए नए चैनल्स को यूज़ कर रहा है जिससे वो कस्टमर्स को सर्विसेज दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल ATMs पहले नहीं होते थे, बट नाउ इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर एनी ऑफ द कस्टमर्स कि वो सीधा ATM में जाएं, अपना कार्ड डालें, दे कैन विड्रॉ द कैश in whatever amount they want to. So new channel used to offer banking services will drive the growth of banking industry exponentially in the future by increasing productivity and acquiring the new customers. So basically जितने different new channels एक बैंक use करने लग गया है, उससे growth बढ़ गई है banking industries की, प्लस जो फ्यूचर में न्यू कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हैं बैंक, वो उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ गई है ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ न्यू चैनल्स. नाउ दीज न्यू चैनल्स कुड बी द ATMs, या फिर आप अगर आज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की बात करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, देन यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. आपको आज बैंक म्यूचुअल फंड्स की ऑप्शंस भी देता है, प्लस इंश्योरेंस की ऑप्शंस भी देते हैं. दीज ऑल आर डिफरेंट चैनल्स थ्रू विच बैंक इज़ प्रोवाइडिंग यू दी सर्विसेज. During the last decade, banking through ATMs and internet has shown a tremendous growth which is still in the growth phase. Basically Indians की जब हम बात करते हैं, initially they were not that open towards internet banking या फिर ATMs को यूज़ करना, but last कुछ टाइम से इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है. After ATMs, mobile banking is expected to give another push to this industry growth in a big way with the help of new 3G and smartphone technologies. Now, after ATMs, जो अदर टेक्नोलॉजी है जो बैंकिंग सिस्टम को ग्रो करने में बहुत हेल्प कर सकती है, वो है 3G smartphones technology. Basically, with the help of these smartphones, you can access your bank account anywhere, anytime. So basically, जो बैंकिंग हो गई है वो anywhere, anytime बैंकिंग कंसेप्ट ज़्यादा हो गया है. This can be looked at the branchless banking, so will be also reduced cost as there is no need for physical infrastructure and human resources. Slowly and slowly, if the entire banking transactions will start taking place with the help of these technologies, there will be a time जहाँ पे एक बैंक को इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतनी कॉस्ट पे इंकरेंस नहीं करनी पड़ेगी, प्लस ह्यूमन रिसोर्स पे भी इतनी कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी. फाइनली ये बैंक को हेल्प करेगा न्यू कस्टमर्स को इंक्वायर करने में, चाहे वो रूरल एरियाज़ के भी क्यों ना हो. देन द IBF FICCI BCG रिपोर्ट प्रिडिक्ट्स कि मोबाइल बैंकिंग वुड बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट चैनल ऑफ बैंकिंग आफ्टर ATMs. वेल ATMs बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स. देन दी फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम. अब फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम किस तरीके से हेल्प कर रहा है ग्रोथ ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम? Well, currently in India, 41% of the adult populations don't have bank accounts, which indicates a large untapped market for banking players. It means अभी भी 41% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंकिंग अकाउंट नहीं खुलाए हैं. ये अपॉर्चुनिटी है इंडियन बैंकिंग प्लेयर्स के लिए. Now, under the financial inclusion program, RBI is trying to tap the untapped market and the growth potential in rural markets by volume growth for the bank. So, financial inclusion program के थ्रू RBI कोशिश कर रहा है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, दे कैन यूटिलाइज इट. फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट टू द वास्ट सेक्शंस ऑफ डिसएडवांटेज एंड लो इनकम ग्रुप्स. RBI ने ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे ये अनटैप्ड मार्केट को कैप्चर किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया है. दे आर प्रमोटिंग द इफेक्टिव यूज़ ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड यूजिंग ICT बेसिकली स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, जिससे हम जनरल बैंकिंग की जो कंसेप्ट्स है लोगों को एट लार्ज समझा सकें. All these initiatives of promoting rural banking are taken with the help of mobile banking, self-help groups, microfinance institutions. Financial inclusion on the one side, corporates को help करती है उनकी social responsibility पूरी करने के लिए. On the other hand, industries की growth में भी help करती है. Now there is Porter's 5 force model for Indian banking industries. Basically Porter's 5 model हम एक competitive analysis में यूज़ करते हैं कि overall industry किस तरीके की है. तो अगर हम बात करें Indian banking industry की, basically there are different 5 parameters in Porter's 5 model. 5 different forces होते हैं. The first one being
पावर ऑफ द बायर्स, कस्टमर्स के पास कितनी पावर है। कस्टमर बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई है इन केस ऑफ इंडियन बैंक्स, बिकॉज बैंक्स जो है होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ही मोरलेस कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, तो स्विचिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लो है फॉर द कस्टमर्स। देन द पावर ऑफ सप्लायर्स, बैंकिंग इंडस्ट्री में सप्लायर पावर जो है, सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर बेसिकली वो बहुत ज़्यादा कम है। वाई? बिकॉज आरबीआई ने कुछ सेट गाइडलाइंस दी हुई हैं, उसके हिसाब से ही सप्लायर्स अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं टू दी एंड कंज्यूमर्स। देन कॉम्पिटिटिव राइवलरीज, कॉम्पिटिशन बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज बहुत सारे प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, फॉरेन एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। देन अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्सिट्यूट्स, अगेन इसमें बहुत ज़्यादा हाई थ्रेट है, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, ट्रेजर बिल्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, NBFCs हैं, ऑल दीज थिंग्स आर द सब्सिट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स। देन थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, नाउ दिस इज़ बेसिकली इज़ वेरी लो, बिकॉज बैंकिंग रेगुलेशंस जो हैं उसमें पहले आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है कोई भी एक बैंक को इस्टेब्लिश करने के लिए, सो अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स आर इन्वॉल्व, दैट इज़ वाई न्यू एंट्रेंट पॉसिबिलिटीज़ बहुत लो हैं। नाउ प्रॉब्लम्स क्या है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं एज पर द बेसिल 3, एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। व्हाट आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? इनको हम बेसिकली NPAs बोलते हैं। वो सारे एसेट्स जो बैंक के प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं उनको हम NPAs बोलते हैं। दे विल इंटेंसीफाई दी कॉम्पिटिशन, जो कंपटीशन है बैंक्स का वो इंटेंसीफाई होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बैंक्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बिकॉज फाइनली कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए दे हैव टू कट देयर प्रॉफिट मार्जिन्स। देन मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एट्रिशन रेट जो है बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, सो दे नीड टू मीट दिस चैलेंज एज वेल। नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ और बैंक्स? बैंक में जितनी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं उससे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कस्टमर्स को। फॉर एग्जांपल आज हमारे पास ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स हैं, ATMs हैं, वी कैन गो फॉर टेलीफोन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग हो सकता है। नाउ बेसिकली ATMs इट इज़ बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ मशीन जिसमें आप कार्ड डाल के यू नीड टू एंटर योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड देन यू कैन विड्रॉ एज मच कैश एज यू वांट फ्रॉम योर अकाउंट। देन वी हैव टेलीफोन बैंकिंग। टेलीफोन बैंकिंग बेसिकली यू कैन जस्ट गिव अ कॉल टू द कस्टमर केयर एंड वट एवर ट्रांजेक्शन यू वांट टू डू यू कैन डू इट। देन ऑनलाइन बैंकिंग, यू जस्ट नीड टू लॉग इन टू दी बैंक्स वेबसाइट, वहाँ पे आपको चाहे अगर फंड ट्रांसफ़र करने हैं या फिर कोई पर्टिकुलर बिल पे करना है यू कैन डू दैट। देन वी हैव वेब बेस्ड प्रोडक्ट्स, अगर आप सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं ऑनलाइन, यू कैन यूज़ योर ATM डेबिट कार्ड्स टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। देन वी हैव E-checks, इंस्टेड ऑफ इशूइंग दैट फिजिकल चेक्स नाउ डेज वी हैव डिजिटल चेक्स या फिर E-checks जिसमें डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, बेसिकली दे आर इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। Then we have call centers 24/7, you can have a word with them if you have any kind of confusions या queries. Then we have credit cards and डेबिट कार्ड्स। जो बेसिक डिफरेंस है क्रेडिट और डेबिट कार्ड का वो ये होता है, डेबिट कार्ड में अपने ही अकाउंट के फंड्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वेयर एज क्रेडिट कार्ड्स में आपके अकाउंट में इतने फंड्स हों या फिर ना हो, बैंक आपको क्रेडिट दे रहा है, एक शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है जिसके लिए बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। Then even the old public sector banks are keeping themselves tuned with the new technological changes. अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हैज़ सेट असाइड मोर देन 500 करोड़ ड्यूरिंग इट्स 3 years ऑफ टाइम स्पेन फॉर द अपग्रेडेशन। सो बेसिकली अपग्रेड करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से SBI ने 500 करोड़ रुपीज़ लास्ट 3 years में अलग करके रख दिए हैं। प्रेजेंटली SBI की मोर देन 3000 कंप्यूटराइज ब्रांचेस हैं और 1000 न्यू ATMs हैं। सिमिलरली फिर टॉक अबाउट PNB ने भी बहुत ज़्यादा ऐसे एडवांटेजेस, ऐसे टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेशन किया है। फॉर एग्जांपल दे हैव अ कंप्यूटराइज्ड मशीन जिसके थ्रू आप चेक्स को इलेक्ट्रॉनिकली डिपॉजिट कर सकते हैं, देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनुअल एफर्ट्स। देन ड्यू टू द एडवांटेजेस ऑफ द इनहेरेंट कन्वीनियंस 24/7 इंटरनेट बैंकिंग जो है बहुत अट्रैक्टिव सर्विसेज है कस्टमर के लिए। मे बी इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द ऑड आवर्स ऑफ द डे एंड यू वांट टू अवेल द बैंकिंग सर्विसेज एट सम ऑड आवर्स, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। ट्रांजैक्शन जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो बैंक को बहुत थोड़ी पड़ती है। एंड सम बैंक्स ऑल्सो ऑफर यूनिक फीचर्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग।
Now, what are the various features of internet banking? First of all, you can transfer the funds, you can transfer your money to your account at the same bank's branch in another city. Now, there is a possibility कि अगर आपका एक अकाउंट दिल्ली में है मे बी और एक अकाउंट बॉम्बे में, यू वांट टू ट्रांसफर द फंड्स बिटवीन द टू सिटी, यू कैन ट्रांसफर इट यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग. देन यू कैन गो फॉर द फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट में बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट बैंक के पास रखना होता है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, जिसके लिए बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है. उस पर्टिकुलर पीरियड में आप अपने फंड्स को विड्रॉ नहीं कर सकते. इफ स्टिल यू वांट टू विड्रॉ दैट अमाउंट, तो उसमें कुछ आपको चार्जेस बैंक को पे करने पड़ते हैं. सो अगर आप ये फिक्स डिपॉजिट की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं, यू कैन डू इट ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू. अगर आपको बैंकर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट बनवाना हो, वो भी हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करवा सकते हैं. बैंक बैलेंस चेक करना हो या फिर एक चेक को स्टॉप करवाना हो, तो वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू किया जा सकता है. स्टॉपिंग ऑफ क्लियरेंस ऑफ चेक बेसिकली मीन्स अगर आपने किसी को एक चेक इशू कर दिया एंड यू वांट दैट पेमेंट टू बी स्टॉप्ड after a particular maybe some few hours, you can do it using internet. For this bank will charge certain fees. then request for the checkbook, अगर आपको नई चेकबुक के लिए अप्लाई करना है तो आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं. या फिर रिटेल सेक्टर ग्रोथ की अगर हम बात करें, इट इज़ ग्रोइंग जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, बिकॉज रिटेल सेक्टर में बेसिकली बैंक्स एक कस्टमर की फाइनल नीड्स को, कस्टमर्स को ही केटर कर रहे हैं. सो मोर कस्टमाइज सर्विस बैंक विल प्रोवाइड, मोर benefit a bank will get. Now, these are some of the questions for your own practice. First, what are various growth drivers of Indian banking system? ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है इतने फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है? Explain the evolution of Indian banks and what are various problems in Indian banking sector. That's all about this session. Thank you.